हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, मेटल के सीरीज में आज हम लोग धातु कर्म यानी मेटलर्जी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग धातु के सीरीज में धातु उसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद धातु के रिएक्टिव सीरीज के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद मिश्र धातु के बारे में एक वीडियो में डिटेल जान चुके हैं। अगर आप धातु के सीरीज को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी मौजूद है, तो वहां से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि अगर आप सीरीज वाइज मेटल के अगर सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा, जिससे अगर आप इस टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सॉल्व करने में आपको मजा भी आएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धातु कर्म यानी मेटलर्जी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं धातु कर्म के बारे में कि धातु कर्म यानी मेटलर्जी क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां सिंपल देखेंगे हम लोग कि धातु कर्म क्या होता है। तो सिंपल कि धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह धातु को प्राप्त किया जाता है, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखिए, धातु कर्म यानी मेटलर्जी। अब देखिए, हम इसमें कुछ इसके टर्म के बारे में जानते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है खनिज यानी मिनरल्स। उसके बाद अयस्क, जिसको ओर्स के नाम से जानते हैं। अगला है गैंग। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं खनिज क्या होती है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी के भूपटल यानी भूपर्पट्टी में जो तत्व और यौगिक उपस्थित होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया एल्युमिनियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद तांबा, लोहा, बहुत सारे खनिज है, सोना, चांदी, जो कि हमको पृथ्वी के भूपटल से प्राप्त होती है। और खनिज का जो जड़ होता है वह भूपटल ही होता है। तो आप आसानी से समझ गए कि पृथ्वी के जो भूपटल में तत्व और यौगिक उपस्थित रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज के नाम से जानते हैं। तो खनिज के बारे में तो हम लोग जान लिए। अब देखिए, अयस्क क्या होता है। जब कोई खनिज, जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि लोहा हो गया, लोहा का कोई खनिज अगर किसी विशेष स्थान पे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है तो उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं, यानी ओर्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपको बता दें, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, उसके बाद लोहा, लोहा का अयस्क हेमेटाइट, उसके बाद कॉपर, कॉपर का कॉपर पैरेट होता है। मतलब बहुत सारे अयस्क हैं जो कि अलग अलग धातु के हैं, जो कि किसी विशेष स्थान पे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अब देखिए, अयस्क के लिए कुछ कंडीशन होती है कि पहला कि वह सरलतम रूप में यानी सरल तरीका से प्राप्त हो जाए, उसके बाद उसको प्राप्त करने में कम खर्चा लगा हो, और देखिए कि वह आसानी से प्राप्त की जा सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। और आपको एक और बात बता दें कि जितने भी अयस्क होते हैं वे सभी खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों खनिज नहीं अयस्क नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए कि सभी खनिज अयस्क नहीं होने का कारण है कि इस काफी अधिक मात्रा में नहीं उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह अयस्क नहीं होते हैं। अब देखिए, हम लोग इसके लास्ट में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अभी टर्म के बारे में समझते हैं। तो अयस्क के बारे में तो जान ली। अब देखिए, गैंग, गैंग क्या होती है। जब हम भूपर्पट्टी से अयस्क को प्राप्त करते हैं तो
उसमें कुछ अशुद्धि रह जाती है, जिसको हम लोग गैंग या इसको एक और नाम से जाना जाता है अधात्री, या इसी को मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो आपसे कहीं भी दिखे गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स, तो अयस्क या धातुओं में जो अशुद्धि होता है उसी को हम लोग गैंग, अधात्री या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ये तो कुछ पॉइंट था। उसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सपोज दैट हम अगर पृथ्वी से कोई भी अयस्क प्राप्त किए तो उसमें जो अशुद्धि है वो तो गैंग कहला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे मान लिए कि कोई यह अयस्क हो गया। अयस्क में देखिए जो ये अशुद्धियां हैं उसको तो गैंग कह दिए। अब देखिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसको फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो अशुद्धि को हटाने के लिए जिस पदार्थ को मिलाएंगे किसके नाम से जानते हैं? फ्लक्स के। और एक और बता दे कि गैंग और फ्लक्स जब दोनों मिलती है तो यह स्लैग यानी धातुमल का निर्माण करती है। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है या स्लैग क्या है। तो स्लैग क्या होता है? गैंग और फ्लक्स जब आपस में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? स्लैग यानी धातुमल का निर्माण करती है। यहाँ पे दो टर्म और जान लीजिए आप लोग। पहला कैल्सिनेशन और अगला रोस्टिंग। कैल्सिनेशन क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में निस्तापन के नाम से जानते हैं, और रोस्टिंग जिसको हम लोग भर्जन या जारण के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कैल्सिनेशन यानी निस्तापन क्या होता है। जब सल्फाइड अयस्क को हम अधिक तापमान पे हवा के अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तब जो शुद्ध धातु प्राप्त होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। यानी इसका डेफिनेशन यह हुआ कि ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में जब हम किसी सल्फाइड अयस्क को गर्म करते हैं तो इसी गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन यानी कैल्सिनेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, यह रोस्टिंग यानी भर्जन या जारण क्या होता है। तो इसमें तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति होता है, लेकिन रोस्टिंग भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है। यानी इसमें क्या होगा कि जब इसमें तो सल्फाइड अयस्क था, लेकिन इसमें जब कार्बोनेट अयस्क को हवा की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो इस गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग रोस्टिंग या भर्जन या जारण के नाम से जानते हैं। तो यहां से संबंधित कुछ पॉइंट्स था जहां से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रोसेस क्या है। तो देखिए, किस तरह शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे धातु देखते हैं, जैसे देखिए लोहा हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर। इसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक मशीनों में, उसके बाद आभूषणों में। उसके बाद मतलब हम अपने दैनिक जीवन में एक अंगूठी से लेके एक मशीनों तक जो मेटल देखते हैं वो सभी किसी न किसी विशेष धातु की बनी होती, चाहे वो कॉपर की हो, चाहे एल्युमिनियम की हो, चाहे सोना को हो या चांदी को हो। तो यहाँ पे सवाल यह है कि जितने भी धातु है वह कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं खनिज क्या होती है, अयस्क क्या होती है। तो जब कोई भी खनिज किसी विशेष स्थान पे अधिक मात्रा में मिलती हो तो उसको हम लोग अयस्क के नाम से जानते हैं। तो जो अयस्क प्राप्त होती है उसमें बहुत सारे अशुद्धियां होती है। उसी अशुद्धियों को अलग अलग विधि द्वारा दूर करके हम लोग शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। इसी शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या प्रोसेस होती है देखिए,
जैसे देखिए कि पृथ्वी से कोई भी अयस्क सपोज प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देखिए अयस्क प्राप्त हुआ तो इसमें बहुत सारे अशुद्धियां हैं। तो इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस अयस्क को सांद्रित किया जाता है, यानी कंसेंट्रेशन। उसके बाद देखिए जब अयस्क को सांद्रित कर देते हैं तो इसका निष्कर्षण किया जाता है, यानी इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, जब सांद्रित अयस्क को निष्कर्षण करने के बाद इसका शुद्धिकरण यानी रिफाइनिंग, रिफाइनिंग करने के बाद लास्ट में हमको शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल प्राप्त होता है। तो दोस्तों यह है कि किसी भी लिए क्या किया जाता है, सांद्रित किया जाता है। सांद्रित करने के लिए बहुत सारे विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है आपको बता दें कि इसमें हम किसी भी अशुद्धियों को हटाने के लिए चुंबकीय विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी चुंबकीय अगर गुण वाला कोई पदार्थ उसमें मिला है, यानी लोहयुक्त पदार्थ मिला है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग चुंबकीय विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गुरुत्व पृथक्करण विधि का इस्तेमाल करके, उसके बाद आपको बता दें फेन उत्प्लावन विधि होता है जिसको हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन विधि के नाम से जानते हैं। तो ये उसका कुछ विधि होता है जिससे कि अयस्क में जितने भी अशुद्धि होती है उसको हम लोग हटा लेते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अयस्क में जो अशुद्धि हटाने उसी को हम लोग सांद्रित अयस्क या कंसेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो आप तो यह समझ गए होंगे कि सांद्रित क्या होता है, यानी अयस्क से अशुद्धियां हटाना ही सांद्रित कहलाता है। अब देखिए कि जब अयस्क से अशुद्धि हट गया तो उसके बाद क्या होता है कि सांद्रित अयस्क को निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण करने के भी अलग अलग विधि होती है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जो सांद्रित अयस्क होता है उसको निष्कर्षण किस तरह किया जाता है। तो आपको पता है कि हम लोग धातु की रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या था, लिथियम। उसके बाद इसका ट्रिक भी हम लोग जान चुके हैं कि लिखना यानी ली हो जाएगा। उसके बाद पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद सोडियम, लिखना मग यानी मैग्नीशियम, मग अल जन कर फे कद को नी सन, लास्ट मतलब कॉपर प्लेटिनम चांदी, ये सारे तत्व आते हैं। तो आपको बता दें कि जो सबसे ऊपर होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, और जो बीच वाला तत्व होते हैं वह मध्यम क्रियाशील होते हैं। और सबसे नीचे आते हैं कॉपर, उसके बाद प्लेटिनम, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। ये सारे जितने भी तत्व हैं यह सबसे कम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए यहां से हम आसानी से समझ सकते हैं कि निष्कर्षण कैसे किया जाता है, यानी एक्सट्रैक्शन। देखिए जब अधिक क्रियाशील धातु के से जो सांद्रित अयस्क है उससे और अशुद्धियों को साफ करने के लिए जो निष्कर्षण किया जाता है तो उसको हम लोग एक विधि के नाम से जानते हैं जिसका नाम है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि का इस्तेमाल करके जितने भी अधिक क्रियाशील धातु है उससे जो अशुद्धि है उसको हटाया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। लेकिन जो मध्यम क्रियाशील धातु है वह
सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहता है। तो उससे अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग निस्तापन या भर्जन विधि का इस्तेमाल करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। यानी मध्यम जो क्रियाशील धातु है इसको भर्जन या निस्तापन विधि का इस्तेमाल करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। और जो सबसे कम क्रियाशील धातु होते हैं जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, चांदी हो गया, उसके बाद पारा हो गया, ऐसे धातु है जो कि सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो सबसे कम क्रियाशील होने के कारण क्या होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में मौजूद रहता है। तो इस धातु को निष्कर्षण करने के लिए यानी एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको सिर्फ गर्म करते ही शुद्ध धातु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ गए होंगे इस तत्व के टेबल से कि कैसे धातुओं को निष्कर्षण किया जाता है और अधिक क्रियाशील धातु को किस तरह निष्कर्षण, कम क्रियाशील को और मध्यम क्रियाशील धातु को किस तरह निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद हम लोग धातु के जो प्रक्रिया में देखें धातु का शुद्धिकरण। अब देखेंगे शुद्धिकरण क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग अयस्कों को सांद्रण कैसे करते हैं, उसके बाद सांद्रित अयस्क का निष्कर्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में जान लिए। अब लास्ट पॉइंट है कि जो जब निष्कर्षण कर दिया जाता है तो उसके बाद भी कुछ अशुद्धि बच जाती है। तो उस अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्धिकरण यानी रिफाइनिंग किया जाता है। यानी सबसे पहले था अयस्क, उसके बाद इसका सांद्रण, उसके बाद इसका निष्कर्षण, इसके बाद जब निष्कर्षण के बाद इसमें कुछ अशुद्धि बच जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग शुद्धिकरण यानी रिफाइनिंग करते हैं। और रिफाइनिंग करने के लिए भी अलग अलग प्रक्रिया होती है। जैसे इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि होता है वह विद्युत अपघटन विधि होता है। उसके बाद आसवन विधि होता है, प्रभाजी आसवन विधि होता है, जिसके द्वारा जो बचत खुचा जो इसमें अशुद्धि रहती है उसको दूर किया जाता है। और उसके बाद जितने भी अशुद्धि है खत्म हो जाने के बाद हमको शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल प्राप्त होती है। यानी लास्ट में हमको शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल प्राप्त होती है। तो यह था शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसको हम लोग मेटलर्जी में आसानी से समझ गए। अभी समझ गए होंगे किस तरह धातु प्राप्त किया जाता है। दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण धातु और उसके अयस्क के बारे में जानेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह तो एक डाटा है जिसको आपको याद रखना चाहिए और हम चलिए इसको हम कैसे करेंगे एकदम आसान तरीका से जिससे आपको याद करने में भी आसानी हो। देखिए इधर देखेंगे तो यहाँ पे धातु दिया हुआ है। इस धातु के यहाँ पे कुछ अयस्क दिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी अयस्क को यहाँ पे लिया गया है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस तरह पूछे जाते हैं, ऐसे 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से ऐसे अयस्क है जो कि सोडियम के है चाहे सोडियम के नहीं है। उसके बाद इस जो अयस्क है उसके कभी कभी केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसका यूज भी पूछ लिया जाता है। तो 3 पॉइंट है जिसको अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन गड़बड़ी होने के कोई चांस नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम के बारे में। तो देखिए सोडियम के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अयस्क दिया हुआ है जिसमें पहला है सोडियम क्लोराइड। अगर देखेंगे तो सोडियम के जितने भी अयस्क है उसमें देखिए शुरू में सब में सोडियम लगा हुआ है। सोडियम, यहाँ पे भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम। तो पहला जो इसका अयस्क है वह सोडियम क्लोराइड है जिसको हम लोग NaCl, जैसा कि नाम से Na से सोडियम होता है, Cl से क्लोरीन होता है, लेकिन यहाँ पे Cl अधातु है इसलिए उसमें आयड लगता है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं। और इसका पता भी है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो भोजन में और खाद्य जो परिरक्षण होता है उसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए उसके बाद अगला है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो कि सोडियम के अयस्क है जिसका प्रचलित नाम होता है चिली सैल्टपेटर।
तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है बोरेक्स, जिसको सुहागा के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला है सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, जिसमें अगर सबसे बात करें तो ये वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद ये दोनों, जिससे नाम भी याद रहना चाहिए। उसके बाद आपका केमिकल फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से केमिकल फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है। जैसे पहला है डोलोमाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है MgCO3 CaCO3। उसके बाद होता है कार्नालाइट यानी KCl MgCl2 6H2O। आपको एक पॉइंट बता दे कि कार्नालाइट से ही मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। अगला है एप्सम साल्ट, यानी इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है MgSO4 7H2O होता है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं एल्युमिनियम का, कि एल्युमिनियम के कौन कौन से ऐसे इसके अयस्क है जो कि महत्वपूर्ण है। तो एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, तो 3 ऐसे अयस्क है जो कि महत्वपूर्ण है। इसका आपका केमिकल फॉर्मूला याद रखना चाहिए, जिसमें पहला है बॉक्साइट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। आपको बता दें कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद इसका अगला अयस्क है कोरंडम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है क्रायोलाइट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na3AlFCX। उसके बाद इसका अगला है अयस्क फेल्सपार, जो कि उतना इंपोर्टेंट नहीं है। इस तीनों का आप अगर याद रखते हैं नाम और केमिकल फॉर्मूला, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। चलिए कुछ और तत्व को हम अयस्क के बारे में जानते हैं और इसके उपयोग के बारे में जानते हैं और इसका प्रचलित नाम क्या है। दोस्तों अब हम लोग कुछ और धातु और इसके अयस्क के बारे में जानते हैं। तो देखिए अब हम लोग पोटेशियम की बात करेंगे, तो पोटेशियम के कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अयस्क दिया गया है और इसका केमिकल फॉर्मूला दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पोटेशियम, तो इसका अयस्क है पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद है पोटेशियम कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे तीनों जो कंपाउंड है यानी अयस्क है, इसमें पोटेशियम लगा हुआ है। यहाँ से आप आसानी से भी पहचान सकते हैं कि कौन पोटेशियम का अयस्क है नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका इस्तेमाल हम लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद गंधक, उसके बाद चारकोल का इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का यानी जो पोटेशियम का अयस्क है पोटेशियम नाइट्रेट, इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखिए पोटेशियम कार्बोनेट, यानी पोटेशियम का जो सिंबल होता है K और कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है CO3, तो आसानी से इसका बोल सकते क्या हो जाएगा पोटेशियम कार्बोनेट। उसके बाद अगला है पोटेशियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है KCl। तो ये तो कुछ पोटेशियम के महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए कैल्शियम, कैल्शियम के 2 महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका नाम याद रखना चाहिए। पहला है जिप्सम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है पूछ लिया जाता है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 2H2O। उसके बाद देखिए कैल्साइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaCO3, इसका प्रचलित नाम होता है संगमरमर या इसी को खड़िया या लाइमस्टोन की जानते हैं। तो आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला है कॉपर के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, जैसे देखिए कॉपर पायरेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CuFeS2। उसके बाद है कॉपर ग्लास, जिसका केमिकल फॉर्मूला Cu2S। उसके बाद क्यूपराइट Cu2O। उसके बाद मैलेकाइट। कुछ महत्वपूर्ण अयस्क, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा गया निम्नलिखित में कौन कॉपर के अयस्क नहीं है, तो अगर आपको याद रहता है तो आप आसानी से बता पाएंगे। जिसमें देखिए अधिकांश में कॉपर लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आसानी से पकड़ सकते हैं कि कौन कॉपर का अयस्क है कौन नहीं है। जिसमें आपको कॉपर पायराइड और कॉपर ग्लास याद रखना चाहिए। एक चीज और बता दें कि जो कॉपर का निष्कर्षण होता है वह
कॉपर पायराइट यानी CuFeS2 के से किया जाता है। उसके बाद देखिए जिंक के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसमें पहला है कैलेमाइन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है ZnCO3। अगर हम एक और नाम से इसको बोल सकते हैं जिंक कार्बोनेट। उसके बाद देखिए अगला है जिंक सल्फाइड, जिसको हम लोग जिंक ब्लेड के नाम से जानते हैं। इसी से जिंक का जो निष्कर्षण होता है वह जिंक ब्लेड्स यानी जिंक सल्फाइड के द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसका अगला जो अयस्क है जिंकाइट, यानी जिसका जो केमिकल फार्मूला है ZnO, जिसको हम लोग जिंक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इस दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट धातु और इसके अयस्क के बारे में देखते हैं। तो देखिए अगला है लोहा यानी आयरन। इसके कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसमें पहला है हेमेटाइट, जिसका केमिकल फार्मूला Fe2O3 होता है। उसके बाद अगला है मैग्नेटाइट, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4। उसके बाद सिडेराइट, इसका जो केमिकल फार्मूला है FeCO3। उसके बाद आयरन पैराइट, इसका केमिकल फार्मूला होता है FeS2। एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि जो लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, इसका निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। हेमेटाइट का क्या है केमिकल फार्मूला Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। अब देखिए अगला है चांदी के कुछ महत्वपूर्ण अयस्क है, जिसमें पहला है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। उसके बाद अगला है सिल्वर क्लोराइड, जिसको हम लोग हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है अर्जेंटाइट, यानी इसका केमिकल फार्मूला होता है Ag2S या सिल्वर सल्फाइड के नाम से भी इसको बोल सकते हैं। अब एक पॉइंट इससे भी याद रखिएगा कि जो चांदी का निष्कर्षण किया जाता है वह अर्जेंटाइट के द्वारा किया जाता है। तो चांदी के पूछे किसे निष्कर्षण, तो अर्जेंटाइट के द्वारा, और लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट के द्वारा। देखिए अगला हमारा जो धातु है वह लेड है। लेड का एकमात्र अयस्क है जो कि इम्पोर्टेंट है गैलेना, जिसको हम लोग लेड सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक ही है जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला पारा। हम लोग जानते हैं कि पारा क्या है, एक द्रव धातु होता है। इसका एकमात्र अयस्क है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग सिनेबार, जिसको मर्क्यूरी सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं, या इसी को वर्मिलियन या सिंदूर के नाम से भी जाना जाता है HgS को। तो इसको पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम का भी एकमात्र अयस्क है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग पिंच ब्लेड, इसका जो केमिकल फार्मूला है U2O8। उसके बाद थोरियम। थोरियम का एक अयस्क है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है मोनाजाइट। उसके बाद अगला है क्रोमियम। क्रोमियम का अयस्क है क्रोमाइट। तो दोस्तों आपको बता दें, यह था कुछ महत्वपूर्ण धातु और इसके अयस्क और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसको हम लोग आसानी से समझ पाए होंगे। और दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस डाटा को याद कर लीजिए, ताकि आपको इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।